हेलो स्टूडेंट, अभिव्यक्ति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से अपनी जो यूट्यूब जो अभिव्यक्ति क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इस पे साइंस की जो क्लासेज है वो नहीं आ रही थी। तो थोड़ी तबीयत की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो आज से अपनी जो क्लासेज है वो रेगुलर हर टॉपिक की वैसे ही रहेगी। अपना जो पीछे की क्लास जो थी उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला टॉपिक चल रहा था, और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर रीट लेवल सेकंड में जो टॉपिक है वो कब कराओगे, ये वो। तो देखो, रीट लेवल सेकंड के टॉपिक अभी पीछे अपना जो यूट्यूब क्लासेज में जो पीछे मैं ले रहा था वो डिजीज़ वाला जो चैप्टर था वो चल रहा था अपना। उसमें जेनेटिक्स जो जितनी भी जेनेटिक की जो डिजीज है, आनुवंशिक रोग है, वो सभी हो गए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपना वायरस वाला स्टार्ट किया था, तो मैं क्या ये जो चैप्टर है अपना इकोलॉजी वाला, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं जैसे ही कंप्लीट हो जाए, ये जैसे ही कंप्लीट होगा और कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करूंगा वापस। मतलब अपनी जो प्रॉपर क्लास है वैसे ही रहेगी, कोई भी ऐसा आपको फील नहीं होगा, या जितना भी आप अपना जो भी सिलेबस चलेगा वो एकदम रेगुलर वैसे ही चलेगा। ये टॉपिक बीच में अपन ने ले लिया था रीट लेवल फर्स्ट में, खूब इम्पोर्टेंट है। और अन्य जितनी भी एग्जाम है, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भी एग्जाम्स है, उनके लिए भी खूब इम्पोर्टेंट है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना वही टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से अपन ने छोड़ा था। एक बार मैं इकोलॉजी कंप्लीट करवा देता हूँ, और उसके बाद जहाँ अपन ने रोग छोड़े थे मैं वहाँ से फिर रेगुलर अपनी सेल से, मतलब रोग जैसे ही कंप्लीट होगा सेल से फिर सिस्टम से, टोटल अपन स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बिना देरी किए हुए अपन अपना टॉपिक जो ले रहे हैं वही टॉपिक है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। आपने यदि पीछे की मेरी 2 क्लास देखी है, तो पीछे की जो दोनों क्लास है उन दोनों क्लास में पहले मैंने बेसिक इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन की अपन ने बात की थी, और जो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन ने इकोलॉजी के कारक देखे थे, घटक देखे थे। ठीक है, और आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो अपन ने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता का वहां तक की बात अपन ने कर ली थी। अब मैं जो नेक्स्ट आज जो थर्ड लेक्चर है इकोलॉजी का, इसमें जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल है क्या चीज। सबसे पहले बेसिक बात कर रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या होता है। सुनना, सीधा सा बात है कि खाद्य श्रृंखला को अगर बेसिक अपन इंग्लिश में बात करें तो फूड चेन आ जाती है। ठीक है, तो वैसे कोई डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन खाद्य श्रृंखला में पहले खाद्य श्रृंखला की बात करूंगा, फिर थोड़ी सी अपन अलग जगह चलेंगे, अलग टॉपिक पे चलेंगे, और फिर मैं खाद्य श्रृंखला के टाइप्स कराऊंगा। ठीक है, टाइप से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जो बीच में जो 2 टॉपिक बताऊंगा उससे पहले मेरे को थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना जरूरी है। देखो, खाद्य का मतलब आप फूड बोल सकते हो, श्रृंखला मतलब चेन है। मतलब आप ये तो श्योर समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला का संबंध भोजन से होगा। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल होता क्या है, सबसे पहले देखना। खाद्य श्रृंखला अपन बोल सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्ति के लिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भोजन प्राप्ति के लिए एक जीव दूसरे जीव से जुड़ता हो, तो इससे जो बनी हुई जो श्रृंखला है, ये इससे प्रस्तुत की, या इससे जो मैं बता रहा हूं इस वे में प्रस्तुत की गई जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे मैं बेसिक बात कर लूं कि मान लो, जैसे एक बेसिक बात कर लें कि घास है, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है बाज। ठीक है, तो ये जो एक श्रृंखला बनी है, तो ये देखो, मेंढक सबसे पहले घास को खाया टिड्डे ने, तो वो उसका भोजन हो गया। तो ऐसे भोजन के आधार पर बन रही है।
केवल और केवल भोजन के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से जैसे जुड़ते हैं भोजन प्राप्ति के आधार पर, उस श्रृंखला को अपन खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ध्यान रखना, जीव जुड़ेंगे केवल भोजन प्राप्ति के आधार पर, जीव कैसे भी जुड़ सकते हैं, वो खाद्य श्रृंखला नहीं होगी। आप किसी जीव को कैसे जोड़ दोगे, उसे अपन खाद्य श्रृंखला नहीं बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला वो होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के लिए केवल भोजन प्राप्ति के आधार पर एक श्रृंखला बनाता है, जुड़ता है, और उस श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं दो चीजों की बात करूंगा कि यहां पर एक है खाद्य श्रृंखला और एक है खाद्य जाल। मैं यहां बोल रहा हूं कि खाद्य श्रृंखला है, ये है एक सैद्धांतिक घटना। ठीक है, या आप सैद्धांतिक मत बोल सकते हो, सैद्धांतिक विचार बोल सकते हो। ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं खाद्य जाल, ये होता है एक व्यवहारिक घटना। ठीक है, याद रखना, ये चीज जो लिख रहा हूं ये आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ आप ये तो बोल सकते हो कि कभी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी है, मतलब नहीं पूछते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला है क्या, खाद्य जाल है क्या। ठीक है, तो देखना, खाद्य श्रृंखला एक सैद्धांतिक घटना होती है, जबकि खाद्य जाल एक व्यवहारिक घटना होती है। रीजन क्या है, देखना, अगर मान लो मैं एक श्रृंखला बना लूं, यहां पर मैं एक श्रृंखला की बात करूं, मान लो एक कोई श्रृंखला है, वही श्रृंखला ले रहे हैं, एकदम बेसिक श्रृंखला ले रहा हूं मैं, कि मान लो एक श्रृंखला है कि घास है, ठीक है, और घास को खा रहा है टिड्डा। घास को कौन खा गया, टिड्डा। टिड्डे को खा रहा है मेंढक, ठीक है, और मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा गया बाज। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि ये एक भोजन प्राप्ति के आधार पर, एक भोजन की प्राप्ति के आधार पर एक श्रृंखला बनाई गई है, और इस श्रृंखला को अपन खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। देखना, घास है, घास किसका भोजन हो गया, टिड्डे का, तो ये भोजन प्राप्ति के आधार पर जुड़ा रहे यहाँ पर, और क्या काम करना है, यहाँ भोजन प्राप्ति के आधार पर तो जोड़ा है, और तो अपने को यहाँ कोई काम ही नहीं करना। तो टिड्डा अपना जीवन जीने के लिए किसको भोजन बनाएगा, घास को। ठीक है, फिर मेंढक किसको बना रहा है, टिड्डे को, सांप किसको, मेंढक को, और बाज किसको, सांप को। ठीक है, तो एक भोजन की प्राप्ति के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब देखना, मैंने बोला खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब खाद्य जाल क्या होगा, तो देखना, मैंने दो चीज लिखी है, सैद्धांतिक घटना और व्यवहारिक घटना। देखो, घास है, ठीक है, मान लो इस घास को खा रहा है टिड्डा, और टिड्डे को खा गई, देखो यहां से मैं एक और चीज लिख रहा हूं, टिड्डे को जो खा रही है वो खा रही है मान लो चिड़िया। ठीक है, टिड्डे को खा गई चिड़िया, और चिड़िया को खा गया मान लो बाज। ठीक है, ये खा गया। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कि टिड्डा है, इसको खा गया कोई और पक्षी, मतलब अदर कोई भी हो सकता है, अदर कोई भी पक्षी खा गया, और इसको खा गया कौन, बाज। ठीक है, मान लो एक और खाद्य श्रृंखला बना लूं मैं कि घास है, और घास को खा रहा है कोई भी, मान लो जैसे खरगोश खा गया, और खरगोश को खा गया मान लो शेर, या और भी कुछ बोल सकते हो जो मांसाहारी होते हैं वो सब। ठीक है, लेकिन अपन बेसिक इतनी बात कर रहे हैं कि आपको देखना क्या है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में रियल में जो अंतर होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, घास, टिड्डा, मेंढक, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है बीच में, ये मैं एक खाद्य श्रृंखला बोल रहा हूं। खाद्य श्रृंखला एक सैद्धांतिक घटना होती है, ठीक है, जबकि खाद्य जाल क्या होता है, एक व्यवहारिक घटना। बात इस पे कर रहा हूं मैं कि सैद्धांतिक घटना का मतलब क्या है, कि अगर मान लो कि ये जो टिड्डा है इसका कोई फिक्स, या मेंढक की बात करें, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस टिड्डे को, मेंढक है वो हमेशा टिड्डे को ही खाएगा। ये यार, ये कोई फिक्स थोड़ी होती है कि मेंढक है वो केवल टिड्डे को ही खाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मेंढक ने आज ना ऐसे बोल दिया अपने घर पे अपनी वाइफ को कि नहीं, मेरे को तो हमेशा के लिए फिक्स है, मेरे को तो ये टिड्डा ही खाना है, मैं थोड़ा हेल्दी हो गया, मेरी डाइट है वो मेरे को ऐसी ही रखनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता, आप भी जानते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेंढक है वो अपना जीवन यापन करने के लिए, तो चलो मैंने एक श्रृंखला बना दी, मेंढक जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने इस मतलब जो अपना जीवन है, लाइफ साइकिल है, जीने के लिए कुछ तो खाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी है वो टिड्डे को ही खाएगा, वो और कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो मेंढक है,
इसका कोई जरूरी नहीं कि इसके साथ ही कनेक्शन हो कि टिड्डे को केवल मेंढक ही खाएगा, कोई नहीं खाएगा। देखो चिड़िया का मौका लगा, चिड़िया ने टिड्डे को खा लिया, कोई पक्षी है तो उसने किसको खा लिया, टिड्डे को खा लिया। तो कोई जरूरी थोड़ी टिड्डे को सिर्फ मेंढक ही खाएगा कि भाई ये तो मेरा ही है फिक्स भोजन, इसको तो मैं ही खाऊंगा, किसी और का इस पर हक नहीं है। ऐसा नहीं होता। अपन ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि अपन तो चलो अपनी डाइट प्लान है वो चेंज कर सकते हैं, और हालांकि ये भी चेंज करते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं कि ऐसे ही करना है अपने को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखो, और अपन भी अपने को ऐसे नहीं बोल सकते कि यही फिक्स है खाना। एक बात कर रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से एक खाद्य श्रृंखला बन गई कि घास है, टिड्डा और मेंढक। मान लो कि ऐसी ही एक सिद्धांतिक एक फिक्स खाद्य श्रृंखला हो गई कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ठीक है। तो ये एक सैद्धांतिक होती है खाद्य श्रृंखला। हमेशा खाद्य श्रृंखला एक को बोल रहा हूं मैं। देखो ये इतनी बड़ी जो दिख रही है आपको, ये एक खाद्य श्रृंखला है। मैं इस एक खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने खाद्य श्रृंखला बोला है, ऊपर लिख दिया सैद्धांतिक घटना। क्यों? क्योंकि ये देखो ये एक फिक्स बोला है मैंने कि घास को कौन खा रहा है, टिड्डा ही खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप, सांप को बाज। मतलब एक खाद्य श्रृंखला में आप एक जीव का फिक्स बोल सकते हो कि इसको खाएगा तो खाएगा, ठीक है। तो ये इसको खाएगा तो खाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक सैद्धांतिक घटना हो गई, ये एक सैद्धांतिक मत हो गया, एक विचार हो गया। इसलिए खाद्य श्रृंखला हमेशा ही एक सैद्धांतिक विचार होता है, एक सैद्धांतिक घटना होती है। जबकि खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता। दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का। किसके रूप में? व्यवहारिक भोजन प्राप्ति का जो व्यवहार होता है कि मान लो, एक बेसिक बात करूं मैं, कि मान लो कि अपन खुद पे ले लो, आप खुद की बात कर लो कि मान लो कि आज ये चीज आपको खाना है। जैसे मनुष्य है वो शाकाहारी भी, अपन बात करें कि वो शाकाहारी भी है, वो मांस भी खाता है, ठीक है। तो एक मैं मनुष्य की बात कर लो, चाहे एक शेर की बात कर लो, कि मान लो कि आज शेर है, ठीक है, और उस शेर को उस वन में ऐसे तो है नहीं कि वो शेर ऐसे बोलेगा कि आज तो मन हो रहा है कि मेरा मैं खरगोश का ही शिकार करूं, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर उसको भूख लगी है तो रास्ते में कोई भी अगर ऐसा जानवर मिलेगा तो वो उसका जरूर वो उसको खाएगा। मतलब वो किस किस को खा सकता है व्यवहार के रूप में, उसकी जो फूड चेन है वो कहां कहां किन किन जानवरों से बन सकती है, कौन कौन से फूड से बन सकती है। तो अगर उसको मान लो अगर कोई छोटा जानवर मिल गया, अगर मान लो उसको खरगोश मिला तो उसको खाएगा, हिरन मिला उसको खाएगा, बकरी मिली उसको खा गया। तो ये है उसकी भोजन प्राप्ति के आधार पर प्रत्येक जीव से एक उसका व्यवहार, भोजन प्राप्ति के आधार पर उसका व्यवहार। और वो जो खाद्य श्रृंखला वो दो या दो से हो जाती है अधिक। कैसे? कि मान लो कि शेर ने इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया और इसको भी खा लिया। मतलब बकरी को खाया उसने, हिरन को खाया उसने, खरगोश को खाया, वो किसी और को भी खा सकता है। तो उसका व्यवहार हो गया उन सभी जानवरों से भोजन के आधार पर, ठीक है। और वो दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखला बन गई और उसे अपन क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। तो खाद्य जाल हमेशा व्यवहारिक घटना होती है भोजन प्राप्ति के आधार पर, और खाद्य जो श्रृंखला होती है वो एक सैद्धांतिक घटना है, सैद्धांतिक विचार या मत होता है। शायद मैं जहां तक मानता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे यहां से। वैसे देखो अगर सैद्धांतिक व्यवहारिक पूछा तब तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है जो मैंने लिखा है कि ये इसको खाएगा, तो ये कॉमन सेंस है। आप भी जानते हो कौन किसको खाता है, कैसे इस दुनिया में आए हो, तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा। तो घास, टिड्डे को मेंढक, ये एक खाद्य श्रृंखला और ये जाल, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते। आजकल जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने पीछे से चैप्टर स्टार्ट से बताना स्टार्ट किया है। टोटल क्वेश्चन मैंने बताया, एग्जाम के साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आपको देखना क्या है, खाद्य श्रृंखला एक सैद्धांतिक घटना है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी एक श्रृंखला का भोजन प्राप्ति के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से जो जुड़ता है वो सैद्धांतिक रूप से जुड़ता है, ठीक है। और जो खाद्य जाल है वो दो या दो से अधिक जो खाद्य श्रृंखला मिलती है व्यवहारिक रूप से भोजन प्राप्ति के आधार पर, उसे अपन क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इतनी ही बात करूंगा कि खाद्य श्रृंखला है क्या, खाद्य जाल है क्या, ठीक है। अब मैं यहां से जो टाइप्स है अपने वो करूंगा मैं थोड़े से बाद में। मतलब पहले मैं दो टॉपिक ले रहा हूं और उसके बाद में मैं खाद्य श्रृंखला के प्रकारों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो ले रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं मैं,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो टॉपिक है वो पिछली जो रीट लेवल फेस्ट है उसमें वहां से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो पिछली जो रीट लेवल फेस्ट में वहां से क्वेश्चन पूछा है, और भी बहुत सी एग्जाम्स होती है जहां पर वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखना, जो अपना जो नेक्स्ट जो एक टॉपिक है, एक नियम है, उसे बोलते हैं अपन, या तो उसे बोल दो आप 10% का नियम, या इसे बोल सकते हो दक्षांश का नियम, या इसे बोल सकते हो लिंडनमान का नियम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, सबको जहां तक मैं मानता हूं सबने पढ़ा होगा और सबको आता भी होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर भी अपन एक्स्ट्रा बात करेंगे कि रियल में ये नियम क्या बोलता है। इस नियम में पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो पिछली रीट में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो क्या हुआ था। पिछली रीट में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में अपन पहुंचते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा है वो अगले स्तर में पहुंचती है। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये भी पूछ लेते कितनी प्रतिशत है वो नहीं पहुंच पाती, तो आपको पता 10 पहुंचेगी तो 90% नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। वो क्यों नहीं पहुंच पाती है वो मैं बताऊंगा, कैसे, क्या क्या रीजन है, और भी ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे उनकी भी मैं बात करूंगा। देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो एक खाद्य जो आपका 10% का जो नियम है, ये 10% क्यों बोला, दक्षांश इसको छोड़ दो। सबसे पहले लिंडनमान जो है, लिंडमैन जो है ये क्यों नाम दिया, तो लिंडमान जो है एक वैज्ञानिक थे और इस वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था और इसी के आधार पर, इस वैज्ञानिक के आधार पर इसका क्या नाम, ये लिंडमान दे दिया, ठीक है। देखो, लिंडनमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी खाद्य श्रृंखला, मैं खाद्य श्रृंखला वही ले रहा हूं, ध्यान रखना, मैं खाद्य श्रृंखला वही ले रहा हूं कि मान लो कि घास है, क्योंकि अपने को इससे आपको पता ही है, ये पहले मैंने लिख दी है तो ये ज्यादा सही रहेगा। घास को खा रहा है टिड्डा, ठीक है, और टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को खा गया बाज, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला है। देखो, ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ो और ये ध्यान रखना, ये टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं एक ही एग्जाम में, टोटल एग्जाम्स में, जैसे आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड में भी स्पेशल दिया हुआ है, अगर फर्स्ट ग्रेड आती है तो उसमें, और अगर आपके बाई चांस लैब असिस्टेंट आती है उसमें भी है, ठीक है। जितनी भी एग्जाम्स है सब में ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो देखो, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, ये खाद्य श्रृंखला है। तो 10% दक्षांश या लिंडनमैन जो है, लिंडमान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और इन्होंने क्या बोला था कि ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, और ये खाद्य श्रृंखला है तो ये इस खाद्य श्रृंखला का एक पोषक स्तर है, ये दूसरा पोषक स्तर है, ये तीसरा, ऐसे ऐसे पोषक स्तर है, ठीक है। मतलब ये अलग पोषक स्तर है, ये अलग पोषक स्तर है। तो देखना, इस नियम के अनुसार ये बोला गया कि यदि किसी खाद्य श्रृंखला में, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी खाद्य श्रृंखला से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में अपन पहुंचते हैं, मतलब अपन घास से टिड्डा में पहुंचेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पोषक स्तर में से इसमें पहुंचेंगे, या इससे इसमें पहुंचेंगे, या इससे इसमें पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो इसने जो टोटल एनर्जी जो थी इसके पास, उसका केवल 10% ही कहां पहुंचेगा, नेक्स्ट पोषक स्तर तक, अगले पोषक स्तर तक पहुंचेगा। और जो बीच की जो एनर्जी है, जो 90%, वो एनर्जी ये अपने रूप, अपने साथ काम में लेगा, अपना शरीर बनाने, अपना भोजन निर्माण में, आप बोल सकते हो कैसे भी, ये उस एनर्जी को 100 में से 10 को ही आगे पहुंचाएगा और 90 को वहां से 90 वहां क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 90% ऊर्जा नहीं पहुंचती है, केवल और केवल कितनी पहुंचती है, 10%। मतलब इस नियम के अनुसार या दक्षांश के नियम के अनुसार जब अपन एक पोषक स्तर से, ये एक पोषक स्तर है, ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब पहुंचते हैं तो पिछले पोषक स्तर की
टोटल ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषक स्तर में पहुंचता है। इसीलिए इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? 10% का नियम, या 10% का नियम, या दक्षांश का नियम, और लिंडनमैन ने दिया था तो लिंडमैन का नियम भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लिंडमैन का नियम, तो घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, इतना आपको पता है हर पोषक स्तर में कितनी पहुंचेगी? 10। मान लो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि घास के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। अपन एक बेसिक बात कर रहे हैं समझने के लिए कि घास एक पोषक स्तर है खाद्य श्रृंखला में, और घास के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। ठीक है, अब इसका कितना प्रतिशत पहुंचेगा अगले पोषक स्तर में? केवल 10%। तो देखो इसका अगले पोषक स्तर में पहुंच रहा है, यहां जो पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा? 10%। ठीक है, तो 10% पहुंचेगा, तो अब इसके पास कितनी हो जाएगी? तो इसके पास देखो 1000 है, तो यहां पर कितनी पहुंची? 100 किलो कैलोरी। समझ गए होंगे, इसका 10%। तो अब नेक्स्ट पोषक स्तर पे इसका 10% पहुंचेगी, तो इसका 10% आप बोल दोगे कि अब यहां पर जो एनर्जी बची है वो बची है 10 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसका 10% फिर कितना होगा? तो अगले पोषक स्तर में इसका 10% आएगा, तो इसका 10% कितना हो गया? इसका हो गया 1 किलो कैलोरी। ठीक है, और नेक्स्ट पोषक स्तर जो लास्ट पोषक स्तर है इसका 10%, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाएगी 0.1 किलो कैलोरी। समझ गए होंगे। ठीक है, देखना सबसे अधिक एनर्जी किसके पास थी? घास, और घास को अपन क्या बोलते हैं? उत्पादक। आपको पता है घास को क्या बोलते हैं? उत्पादक। ठीक है, टिड्डा जो होता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो गया तृतीयक, और इसे अपन बोलते हैं सर्वोच्च या शीर्षस्थ। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी पूछ ले कि मनुष्य किस पोषक स्तर में आता है या मनुष्य आता है, तो मनुष्य हमेशा शीर्षस्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता में आता है। ध्यान रखना, ये कई जगह जैसे कहीं कि कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूज मत रखना। जो मनुष्य होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता में आएगा। ठीक है, सर्वोच्च या शीर्षस्थ में। ठीक है, देखो नियम अपना है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब अपन जाते हैं तो पिछले पोषक स्तर की 10% एनर्जी ही अगले पोषक स्तर में पहुंचती है। अपना नियम यही है, 10% का नियम, इसीलिए इसे 10% का नियम बोलते हैं। अब देखो सबसे इजी क्वेश्चन ही आया था रीट लेवल फर्स्ट में, और रीट में तो इजी ही आते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, सब में ही इजी आते हैं। अभी तक तो इजी आए हैं, लेकिन अपन पूरी बात करेंगे बेसिक से पूरे हाई लेवल तक। ठीक है, तो देखो 10% का क्वेश्चन आया था, सबका मैं जहां तक मानता हूं राइट भी होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया वो तो ये है। ठीक है, अब देखो यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमेशा ध्यान रखना, जो खाद्य श्रृंखला जो दक्षांश का नियम है वो ये बोलता है कि नियम तो आपको समझ में आ गया कि ये एनर्जी, देखो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी थी और सर्वोच्च उपभोक्ता के पास वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। मतलब ऊर्जा के स्तर में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? अगर आपको इस नियम के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि दक्षांश के नियम के अनुसार पोषक स्तर बढ़ने पर एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर में होती है कमी, होती है वृद्धि, होती है या परिवर्तन नहीं होता, तो ध्यान रखना जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी या ऊर्जा स्तर में हमेशा ही क्या होती है? कमी होती है। एक तो ये चीज आपको फिक्स पता है क्योंकि यहां 1000 किलो कैलोरी थी, वहां पर 0.1 हो गई थी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बढ़ा है एनर्जी लेवल हमेशा ही क्या हुआ है? कम हुआ है। तो दक्षांश के नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला बढ़ने पर ऊर्जा स्तर में क्या होती है? कमी होती है। और जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं या जो शीर्षस्थ होते हैं, सबसे कम एनर्जी किसके पास होती है? उन्हीं के पास होती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा छोटी से छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें एनर्जी लेवल मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कम होता जाता है। ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल अगर आप बड़ी इसके आगे मान लो और अगर आप एक और पोषक स्तर जोड़ दो तो फिर वो एनर्जी लेवल तो वहां खत्म ही हो जाएगा, और फिर वो खाद्य श्रृंखलाएं यहां से इस नियम के अकॉर्डिंग अपन सही नहीं मानते। ठीक है, तो ध्यान रखना इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा छोटी से छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल या अच्छी मानी जाती है। ठीक है, क्यों? रीजन आपको पता ही चल गया होगा कि जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा एनर्जी लेवल भी उसमें क्या होगा?
कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज आपके क्लियर हो गई है। 10% का नियम क्या है, दक्षांश का नियम, लिंडनमैन का नियम क्या है। एक मैं यहां बात करूंगा अपवाद की। अपवाद जो होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा होते हैं, और पीछे भी अच्छी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आपको पूछ ले कि दक्षांश के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा, या निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, या कौन सा कथन है वो गलत है। ठीक है, दक्षांश के नियम के अनुसार हमेशा यही बोलते हैं अपन, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब अपन पहुंचते हैं तो पिछले पोषक स्तर का केवल 10% जो पार्ट है, एनर्जी है, वही अगले पोषक स्तर में पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, देखना अपवाद क्या होता है। देखना अपवाद की मैं जब भी बात करूंगा, यहां एक अपवाद की बात कर रहे हैं अपन। देखो एक मैं बात कर रहा हूं अपवाद की, और वो अपवाद होगा आपका ये वाला। मान लो ये सूर्य है, ये है सूर्य। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये सूर्य है और ये घास है। घास से पीछे के अगर पोषक स्तर की बात करें तो वो क्या होगा, वो सूर्य होगा। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि भोजन के आधार पर अपन ने खाद्य श्रृंखला बनाई है, हालांकि ये अपन बनाते नहीं है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। क्या अपवाद है, देखो कि घास अपना, मतलब घास इस पृथ्वी पर है तो वो अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो देखना मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लो ये नियम फॉलो हो जाए कि ये एक पोषक स्तर है, ये दूसरा पोषक, यहां तो केवल 10% की बात कर रहा हूं मैं कि 10% ही पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं सूर्य के प्रकाश की बात करूं, ये सूर्य का प्रकाश है और ये कहां पहुंचता है, ये घास के पास। ठीक है, मान लो मैं ऐसे बोल दूं ये एक पोषक स्तर है जो दूसरे पोषक स्तर तक आएगा, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है क्या उसका 10% घास तक आ जाएगा, क्या इसका 10% घास यूज करेगा। मतलब जो सूर्य की जो एनर्जी है उसका 10% भोजन निर्माण में या प्रकाश संश्लेषण में घास यूज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर घास होगा ही नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहां मैं इतना ही बोलूंगा कि जो यहां एक अपवाद की बात कर रहा हूं और ये इसका अपवाद होता है। अपवाद एक क्या होगा कि ये एक पोषक स्तर है, सूर्य की टोटल एनर्जी का जो टोटल एनर्जी है उसमें से केवल 1%, लगभग 1 बोलते हैं, 1 से 4 भी बोल देते हैं, लेकिन लगभग 1 की बात करेंगे। 1% जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए घास या उत्पादक क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान रखना यहाँ ये नियम है वो गलत साबित हो गया है, ये यहाँ पर इसका क्या हो गया है, ये इसका अपवाद है। जब अपन इस पोषक स्तर सूर्य से घास पर चलते हैं तो ये टोटल एनर्जी का घास जो है, मतलब ये एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जा रहा है तो यहाँ पे 10% आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आता है, केवल 1% आती है। और ये दक्षांश के नियम का क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। ध्यान रखना सूर्य से घास के पास जो टोटल एनर्जी जाती है उसका केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण में ये घास क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब टोटल का केवल 1% यूज करते हैं, 10% यूज नहीं करते। और ये 10% के नियम का एक अपवाद होता है, बाकी कोई भी अपवाद यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो मैं जहां तक मानता हूं 10% का जो नियम है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसी के आधार पर एक और बात करूंगा और वो टॉपिक होता है जैव आवर्धन क्षमता या जैव आवर्धन। ठीक है, या आप बोल सकते हो बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें क्या नहीं है, देखो ये एक खाद्य श्रृंखला है और इसी से जुड़ा हुआ जैव आवर्धन है। आपको पूछ ले कि निम्न में से इस खाद्य श्रृंखला में और जैव आवर्धन से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन या तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछेगा या फिर कोई अच्छे लेवल की एग्जाम होगी, कोई अच्छी एग्जाम होगी, उसमें वो क्वेश्चन पुटअप होगा।
सबसे पहली बात तो जैव आवर्धन क्षमता होती क्या है, तो मैं नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं जैव आवर्धन क्षमता। देखो एक टॉपिक है अपना, अपन ले रहे हैं जैव आवर्धन, ठीक है, या इसे बोल सकते हो बायो मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। जैव आवर्धन क्षमता भी बोल सकते हो, जैव आवर्धन भी बोल सकते हो, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो दक्षांश का नियम हो चुका है, समझ में आ गया होगा, उसी से रिलेटेड अपन उसी खाद्य श्रृंखला को लेके मैं बात करूंगा। दोनों को जोड़कर क्वेश्चन मिल सकता है, कैसे देखना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं कि पोषक स्तर बढ़ने पर ऊर्जा में कमी होती है, जैव आवर्धन क्षमता में कमी होती है, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन, पोषक स्तर बढ़ने पर ऊर्जा में वृद्धि होती है, जैव आवर्धन क्षमता में कमी होती है। या ऊर्जा में कमी होती है, जैव आवर्धन क्षमता में वृद्धि हो सकती है, दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता है। चार ऑप्शन आ गए, सही कौन सा होगा, ठीक है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन बना है, देखना। दक्षांश का नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं जैव आवर्धन क्षमता की, देखना। जैव आवर्धन क्षमता है क्या, बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो बायोमैग्निफिकेशन की बात करें, जैव आवर्धन क्षमता की बात करें, तो किसी भी पोषक स्तर में, कोई भी पोषक स्तर है, ठीक है। पोषक स्तर की बात मैं वही कर रहा हूं, वही घास है, उसी से समझेंगे। घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है बाज। वही दक्षांश के नियम में मैंने यही खाद्य श्रृंखला ली थी, यही पोषक स्तर थे, उसी की बात मैं यहां करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से अपन समझेंगे कि दोनों में क्या चेंजेस होगा। जैव आवर्धन क्षमता रियल में है क्या। जैव आवर्धन क्षमता ये है कि ये एक पोषक स्तर है, ये भी एक पोषक स्तर है, ये भी एक पोषक स्तर है, ये भी एक पोषक स्तर है, कि किसी भी पोषक स्तर में अगर कोई अजैव निम्नीकृत पदार्थ, अजैव निम्नीकृत पदार्थ, अजैव निम्नीकृत पदार्थ होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो पदार्थ होते हैं उन सभी को बोलते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैसे अजैव निम्नीकृत पदार्थ में कौन कौन से हो गए, जैसे आपने नाम सुना होगा DDT, या आपने नाम सुना होगा BHC, ठीक है। डीडीटी जो होती है उसका नाम तो आपने सुना होगा, ये एक ऐसे रसायन होते हैं जिसे अपन कीटनाशक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कीटनाशक आप बोल सकते हो कि जो कीटों को नष्ट करते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं इनका अपन छिड़काव करते हैं। जैसे कोई कीट को, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो, तो अभी 2018 की बात करें अपन, ठीक है, तो 2018 में उस टाइम जो आपकी ये डेंगू का खूब अपने राजस्थान में खूब प्रकोप था, तो उस टाइम जो अपने गवर्नमेंट ने बोला कि जगह जगह पर डीडीटी का छिड़काव किया जाए, जिससे मच्छर है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, आपने पेपर वगैरह पढ़े हैं, कुछ याद है, तो उस टाइम डीडीटी का छिड़काव किया गया था, और वो कोर्ट की परमिशन से ऐसा होता है। बताऊंगा आगे क्या होता है, क्या कैसे। डीडीटी एक कीटनाशक ही बोल सकते हो, एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो एक पदार्थ है। डीडीटी, BSC, ये ऐसे जितने भी जो है तो कीटनाशक होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अपने को पढ़ना जैव आवर्धन है क्या, नॉन जो अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, इतना तो आपको पता है, डीडीटी या BSC बोल सकते हो। मैं डीडीटी को ले लेता हूं, ठीक है। डीडीटी की अपन बात करें तो डीडीटी का कई बार क्या है, पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ये यहाँ अपन बात करें तो इसके क्वेश्चन जैसे पारिस्थितिकी से इसको नहीं पूछेंगे, फिर भी आप ध्यान रखना। डीडीटी जो होता है कीटनाशक है, और इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, देखो डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये होता है डीडीटी का पूरा नाम, ठीक है। या आपको अगर BSC का पूछे तो BSC का होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। ये दो नाम वैसे तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं वो, या नहीं भी पूछे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ है जिसकी उपस्थिति किसी पोषक स्तर में
अब मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि जैव आवर्धन क्षमता क्या है। कि मान लो कोई डीडीटी घास पर आ गई है, एक पोषक स्तर में आ गई है, या ऐसे बोल सकते हो कि किसी अजैव निम्नीकृत पदार्थ की किसी पोषक स्तर में, किसी अजैव निम्नीकृत पदार्थ की किसी पोषक स्तर में उपस्थिति हो जाए, मतलब इसकी यहां पर उपस्थिति हो गई है, चाहे कितनी भी उपस्थिति हो, वो जो उपस्थिति होती है, वो जो वहां पर प्रेजेंस होती है उसकी, वो कहलाती है जैव आवर्धन या जैव आवर्धन क्षमता। अब वो होगी कितनी, वो उसकी क्षमता पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो किसी भी पोषक स्तर में अजैव निम्नीकृत पदार्थ, मतलब डीडीटी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, डीडीटी की उपस्थिति उसमें है तो वो कहलाती है, उस पोषक स्तर में उपस्थित है तो वो उसकी जैव आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब मान लो कि उस पोषक स्तर में वो डीडीटी पहुंच गई है तो वो ही क्या कहलाती है, जैव आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जैव आवर्धन क्षमता अगर पोषक स्तर में पहुंच गई है तो वो अब आगे अगर पोषक स्तर बढ़ेगा तो क्या उसमें चेंज होगा, कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी। तो देखना, ध्यान से देखना, इतना आपको पता चल गया है कि किसी पोषक स्तर में अजैव निम्नीकृत पदार्थ जब उपस्थित हो जाए तो उसे अपन जैव आवर्धन क्षमता कहते हैं। मान लो कि डीडीटी का छिड़काव हुआ, ठीक है, तो एक घास है, उस एक घास के पास मैं एक कल्पना कर रहा हूं, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इसमें चेंज होगा क्या, अगर डीडीटी यहां आ गई तो अब आगे कैसे बढ़ेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, क्या होगा इसमें। तो देख लो, एक घास के पास मैं बोल रहा हूं कि 1 ग्राम डीडीटी है। ठीक है, एक घास के पास कितनी डीडीटी है, 1 ग्राम डीडीटी है। तो आप कल्पना कर लो कि ये टिड्डा अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 2 घास तो खाता ही होगा। ठीक है, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि घास के पास 1 ग्राम डीडीटी है। ठीक है, ये एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ यहां आ गया है, तो उस अजैव निम्नीकृत पदार्थ को, मतलब ये घास में है तो टिड्डा अपनी पूरी लाइफ में 2 घास में मान रहा हूं कि खा रहा है। ठीक है, एक घास में कितनी, 1 ग्राम, तो 2 घास में 2 ग्राम, तो इसने 2 घास खाए तो टिड्डे के पास अब कितनी पहुंच गई, देखो यहां 1 ग्राम थी तो यहां पहुंच गई 2 ग्राम डीडीटी। ठीक है, समझ गए होंगे, यहां से यहां आ गई। मेंढक की बात कर रहा हूं कि मेंढक अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 5 टिड्डे तो खाई जाता होगा। ठीक है, कल्पना ही कर रहा हूं मैं, ज्यादा खाए उसकी मर्जी, कम खाए उसकी मर्जी, मैं बेसिक एक औसतन बात कर रहा हूं। मेंढक अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 5 टिड्डे खा जाता होगा, और एक टिड्डे में 2 ग्राम आ गई। ठीक है, तो 5 खाएगा तो कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो मेंढक के पास जो डीडीटी पहुंची है वो पहुंच गई है 10 ग्राम, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो मेंढक तक ये 10 ग्राम हो गई, तो मैं बात कर रहा हूं सांप की। ठीक है, सांप अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, पूरी लाइफ में बात कर रहा हूं, कम से कम 5 मेंढक तो खाए जाता होगा। ठीक है, मैं 5 मेंढक की बात कर रहा हूं, ज्यादा की नहीं कर रहा। तो अगर एक मेंढक के पास यदि 10 ग्राम है तो 5 मेंढक के पास कितनी हो गई, ये हो गई 50 ग्राम, और सांप के पास अब कितनी हो गई है, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम सांप के पास पहुंच गई है। बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पोषक स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, और नेक्स्ट जो शीर्षस्थ पोषक स्तर है, एक सांप के पास यदि 50 ग्राम है तो बाज अपनी पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, कि पूरी लाइफ में कम से कम, पूरी लाइफ में कम से कम 5 सांप तो खाया जाता होगा। ठीक है, और अगर एक के पास यदि 50 है तो 5 के पास कितनी हो जाएगी, 250 ग्राम, समझ गए होंगे। यहां पर जो डीडीटी आई है वो अब कितनी हो गई, 250 ग्राम। देख लो, 5 खाए 250 ग्राम। अपन ने जो दक्षांश का जो नियम था उसमें बात की थी एनर्जी की, तो देखना वहां मैंने आपको बोला था कि 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी। उसके बाद नेक्स्ट के पास कितनी पहुंची, 100, और उसके पास यहां पहुंची 10, यहां पहुंची 1, और यहां पर पहुंची थी 0.1, समझ गए होंगे। मैं दोनों की साथ में बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको करना है, क्वेश्चन ऐसे करना है आपको कि दक्षांश के नियम के अनुसार किसी भी खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं उस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्तर में हमेशा क्या होगी, ये ऊर्जा स्तर है। ठीक है, और ऊर्जा के स्तर में हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है। और ये जो आपको दिख रही है इस अजैव निम्नीकृत पदार्थ की उपस्थिति, इसे अपन बोलते हैं जैव आवर्धन क्षमता।
जैव आवर्धन बोल सकते हो या इसकी कैपेसिटी बोल सकते हो, इसकी क्षमता बोल सकते हो। तो मैं यहां से आपको दिख रहा है साफ साफ कि जब अपन किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बढ़ते हैं तो ऊर्जा स्तर में तो हमेशा कमी होती है, और जो इसका जैव आवर्धन क्षमता है उसमें हमेशा वृद्धि होती है, और अजैव निम्नीकृत पदार्थ उसमें ज्यादा प्रेजेंस हो जाती है। इसी को अपन जैव आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसी पोषक स्तर में जो उसकी अजैव निम्नीकृत पदार्थ की उपस्थिति है वो ही क्या कहलाता है, वो ही उसकी आवर्धन क्षमता है, जैव आवर्धन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो पोषक स्तर बढ़ने पर आपको पता है, देखो यहाँ पर 250 हो गई है, वहां पर 1 ग्राम थी, यहाँ 250 ग्राम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ जैव आवर्धन क्षमता तो बढ़ी है लेकिन ऊर्जा स्तर में क्या हो गई है, कमी हो गई है। और मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप इजीली समझ गए होंगे कि जैव आवर्धन क्षमता क्या होती है और ऊर्जा संरक्षण का नियम एक खाद्य श्रृंखला के लिए या एक पोषक स्तर के लिए क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो ये जो जैव आवर्धन क्षमता है ये इकोलॉजी पर कैसे प्रभाव डालती है और जो पर्यावरण में इसको कैसे जोड़ा गया और कैसे इस पर स्पेशल मतलब फोकस किया गया कि जैव आवर्धन क्षमता क्या ऐसा काम करेगी कि इकोलॉजी को प्रभावित कर देगी, जो लाइफ है हर जीव की उसको कैसे वो चेंज करती है। देखो बेसिक में थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि आपको इतना पता लग गया है कि जैव आवर्धन क्षमता क्या है और ये क्या है। अपना मेन टॉपिक तो ये था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जैव आवर्धन क्षमता इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट करती है वो अपन बात कर रहे हैं। ये जो डीडीटी का आपने नाम सुना हो, तो डीडीटी जो होती है, एक वैज्ञानिक थे मुल्लर नाम के, ठीक है, और मुल्लर नाम के वैज्ञानिक ने इस रसायन की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, क्यों की थी इसकी खोज कि जो 1953 में पूरे विश्व में मलेरिया का भयंकर प्रकोप था। ठीक है, और पूरे विश्व में मलेरिया खूब ज्यादा फैल रहा था, और मलेरिया ज्यादा फैलने के कारण एक वैज्ञानिक जो मुल्लर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक कीटनाशक डीडीटी का निर्माण कर दिया। तो उन्होंने ये निर्माण किया, तो ये क्या है, जैसे ही इसको यूज किया गया, मतलब उसका छिड़काव किया गया कि मलेरिया हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। तो जैसे वो मर रहे थे, तो मैं बात कर रहा हूँ 53, 54 या 54 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही इसका छिड़काव, तो 54 में जैसे आप कल्पना कर लो कि 54 में जो मरने वालों की संख्या थी वो लगभग 30-35 लाख के आसपास थी। तो वो जो 54 में इसका जो जैसे आविष्कार हुआ, इसके जैसे ही मुल्लर ने इनको बनाया था, इस कीटनाशक को बनाते ही फिर इसका क्या किया गया, छिड़काव किया गया। तो नेक्स्ट जो ईयर इसके जो सर्वे किया गया उसमें ये पता चला कि जो संख्या 30 से 35 जो मनुष्यों की मरने की संख्या ये थी, वो अब घट के डीडीटी के छिड़काव के कारण कितनी आ गई थी, लगभग 2 लाख आ गई थी। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि एक ही साल में ये कीटनाशक कितना भयंकर मनुष्य के जीवन को कंट्रोल कर रहा है, कितना वो बचा रहा है। ठीक है, ये तो चलो सबके समझ में आ गया कि ये क्या है। उस टाइम तो ऐसे लगा कि ये मुल्लर साहब ने, चलो उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो ये रसायन बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने बना दिया, फिर जैसे ही ये बनाने के बाद में ये बहुत ही वरदान साबित हुआ स्पेशल मलेरिया के लिए। ठीक है, मच्छरों को जगह जगह छिड़काव करके उनको नष्ट कर दिया गया। लेकिन जब ये धीरे धीरे जैसे ही पोषक स्तर में पहुंचा छिड़काव के बाद, तो ये इकोलॉजी पर क्या प्रभाव डला, इसका, इस कीटनाशक का, इस डीडीटी का क्या प्रभाव हुआ था। तो इसका प्रभाव ये हुआ था कि 1962 तक, वैसे किसी वैज्ञानिकों ने मतलब लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं दिया था, इकोलॉजी के बारे में इतना नहीं सोचा कि क्या डीडीटी इतना भयंकर भी हो सकता है। तो 1962 में कोई एक गृहिणी थी, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल अपन बात कर सकते हैं अपने घर पे ही, जो मतलब आप बोल सकते हो कोई भी एक लेडीज थी, एक गृहिणी थी। उस गृहिणी ने एक थोड़ा सा एक लेख अखबार में एक लेख निकलवाया, और उसने ये बोला कि उसके अकॉर्डिंग ये बात आई कि कुछ दिनों पहले मेरे घर के आंगन में, अंदाजन मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बोली कि मेरे आंगन में 100 पक्षी आते थे, और जैसे ही डीडीटी का छिड़काव हुआ उसके बाद में पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती होती 6 महीने में ये संख्या 10 पे आ गई थी। ठीक है, तो उसने ये बोला कि क्या ये ऐसा तो नहीं है डीडीटी का ही कुछ प्रॉब्लम, डीडीटी से ऐसा कुछ हो रहा है।
तो वैज्ञानिकों ने फिर ऐसे सोचा कि ये कैसे ग्रहणी है, ये ग्रहणी को क्या पता क्या डीडीटी होती है, ये वैज्ञानिकों को थोड़ी समझाएगी कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1900 मतलब 64 में, जैसे ही 63-64 में इस पर ध्यान दिया, इस पर फोकस किया गया, वैज्ञानिकों को थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा अपने को चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने चेक किया तो ऐसे हुआ कि इसका इतना भयंकर प्रकोप हो रहा था, जो पक्षियों की प्रजातियां थी, वो जो दुर्लभ प्रजातियां, वो जो अच्छी अच्छी प्रजातियां थी, वो धीरे धीरे लाखों की तादाद में, बहुत सी संख्या में, वो इस केवल डीडीटी के कारण लुप्त होती चली गई थी। और फिर पता चला कि रियल में ही इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो बहुत ही भयंकर हो रहा है। ठीक है, तो फिर डब्ल्यूएचओ ने इसको बैन करने के लिए 1972 में इसको क्या किया था, एक न्यूज निकाल दी कि अब डीडीटी का उपयोग नहीं होगा किसी भी देश में। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है इंडिया वाले नहीं मानते। इंडिया वाले कोई कानून निकाल देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता है। ठीक है, हर चीज को वो निकाल देंगे लेकिन उस पर फॉलो वो सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने तो बोल दिया कि अगर ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा मतलब हो सकता है आपको ही, मतलब मनुष्य जीवन को ही नुकसान हो जाए। तो फिर क्या हुआ, इंडिया ने उस पर कोई बैन नहीं लगाया। जबकि सबसे बड़ी बात देखो आप, एक बहुत ही गजब की बात बता रहा हूं कि 1968 में सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले कीटनाशक अधिनियम, जो दुनिया को पता ही नहीं था कि कोई कीटनाशक के लिए भी कोई अधिनियम आएगा क्या। तो इंडिया वैसे बहुत इन चीजों में बहुत आगे है। तो सबसे पहले जो कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंदर, 1968 में सबसे पहले कीटनाशक जो अधिनियम निकाला था वो अपने इंडिया ने ही निकाला था, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब अगर अपन देखें कि जब भी ऐसी आगे जाकर कोई ऐसा कीटनाशकों के लिए भी कोई अधिनियम लगेगा, उसके लिए कोई सोचने समझने की बात, जैसे डीडीटी एक कीटनाशक है, सोचना चाहिए इंडिया को क्यों निकाला अधिनियम, किसने, इंडिया ने, जबकि इंडिया ने सोचा ही नहीं, इंडिया तो केवल निकाल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही सोचने समझने की बात है कि 1972 में देखो डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी, जबकि डब्ल्यूएचओ की बात को फॉलो नहीं किया। जबकि इससे पहले 1968 में कीटनाशक अधिनियम आ गया था, किसने, पूरे वर्ल्ड को पता ही नहीं था, अपने इंडिया ने तो निकाल ही दिया था। ठीक है, लेकिन इंडिया ने फॉलो नहीं किया था। फिर जैसे ही इतना भयंकर माहौल हो गया अपने यहाँ पर, जो मतलब भारतीयों के अंदर मानसिक कुछ बीमारियां आने लगी, जो मेंटली डिसऑर्डर है वो आने लगे, तो सोचा कि हो सकता है ये इसी के कारण हो रहा हो, डीडीटी के कारण। तो फिर थोड़ा फोकस किया गया, वहां पर अमल किया, और लगभग 84-85 में इंडिया में यहाँ पर स्पेशल मतलब चुनाव का माहौल था। तो जैसे ही आपको पता है चुनावी माहौल में कुछ भी हो सकता है, तो चुनावी माहौल में लगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पर क्या किया, फिर तुरंत ही डीडीटी पर स्पेशल तौर पे बैन कर दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने साफ साफ उस टाइम वार्निंग दे दी थी कि अगर अब भी बैन नहीं किया जाए तो प्रत्येक तीसरा चौथा जो भारतीय, तीसरा जो भारतीय है, उसमें डीडीटी इतना ज्यादा प्रवेश कर जाएगा कि मानसिक रूप से हर तीसरा भारतीय है वो बीमार हो जाएगा। हो सकता है वो पागल भी हो जाए, और हो सकता है कि इंडिया में इतने पागल हो जाए कि इसका नाम ही कुछ अलग हो जाए। ठीक है, तो इतनी भयंकर वार्निंग दे दी थी डब्ल्यूएचओ ने, फिर जाकर अपन समझे। ठीक है, तो 84-85 में यहाँ पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। ठीक है, तो ये जो है डीडीटी की जो मात्रा होती है, वो अपने इंडिया के लोगों की जब टेस्ट किया गया तो 11 से लेकर 13 पीपीएम, पार्ट पर मिलियन में जो है, ये पीपीएम जो है ये हर पार्ट में जो मिलियन के अंदर आती है, 11 से 13 पीपीएम पहुंच गई थी। और अगर ये 17 से 18 पीपीएम जब पहुंच जाती है तो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। पागल हो जाए, और अगर बैन नहीं होता तो लगभग लगभग पागल हो जाते। ठीक है, मतलब पागलों का देश घोषित हो सकता था अगर ऐसा हो जाता। तो फिर वहां पर क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया था। अभी 2018 में इसका जो छिड़काव हुआ था वो अभी कोर्ट की अनुमति से ही होता है। ऐसे इस पर डीडीटी जो होती है या अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ होता है, इसका अपन ऐसे छिड़काव नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये वैसे
कोई ऐसे नहीं है आपके स्पेशल, जो लास्ट वाली मैंने डीडीटी का थोड़ा जिक्र किया है, वो ऐसे नहीं कि आपके फिक्स है कि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको ये इतना समझाना चाह रहा था कि ये इकोलॉजी को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो अपन ने दो चीज पढ़ी है यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, ठीक है, खाद्य जाल पढ़ा है, उसके बाद में अपन ने दक्षांश का नियम पढ़ा है और जैव आवर्धन क्षमता पढ़ी है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार और पिरामिड्स नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में रेगुलर आप क्लास वैसे ही देखते रहिए। आज से अपनी टोटल जैसे ही इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, मैं नेक्स्ट रॉक से स्टार्ट करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।